बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, क्योंकि इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब एक गिरफ्तारी महाराष्ट्र के ठाणे से की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के ठाणे से एक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से इब्राहिम नाम के शख्स को अरेस्ट किया है। इब्राहिम नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई है। घर से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। ठाणे में इब्राहिम के घर 3 घंटे तक एटीएस ने छापेमारी की है। तो अब महाराष्ट्र में भी इस वक्त ताबड़तोड़ छापेमारी है और इब्राहिम नाम के शख्स को ठाणे से एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिसके हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और उसका सामान, मोबाइल सब जब्त किया गया है। वो अपना साबुसिद्धि कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं 35 साल। और कल पुलिस एटीएस पुणे हमारे घर आई थी, 15 की तादाद में थी। उन्होंने हमारा घर सर्च किया, सर्च वारंट के साथ आए थे। घर की तमाम तलाशी ली। 3 घंटा 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे तक उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। इस दौरान मेरे बच्चे और मैं बहुत डिस्टर्ब हुए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में रहती हूँ, अकेली हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हमारे घर में। उन्होंने सारा सामान उलट पलट किया, चीजें देखी, किया। उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्ड डिस्क हमारा लिया कंप्यूटर का और मेरा फोन, बच्चों का फोन और मेरे हस्बैंड का फोन साथ में लेके गए। और कुर्ला में मेरे हस्बैंड का दूसरा घर है, तो वो उस घर में भी बोले हम तलाशी लेंगे। उस घर की तलाशी ली और उसके बाद वो कुर्ला पुलिस स्टेशन में उनको लेके चले गए अपने साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, i20 कार जिसमें विस्फोट हुआ। जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि इस कार में पीछे वाली सीट पर विस्फोटक था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक नया खुलासा सूत्रों के हवाले से हो रहा है। i20 कार जिसमें विस्फोट हुआ, उसकी पिछली सीट पर विस्फोटक था। पहले लाल किले की पार्किंग में धमाके का प्लान बनाया गया था, क्योंकि 3 घंटे तक वो उमर पार्किंग में ही बैठा रहा। सोमवार को लाल किला बंद होने की वजह से इस प्लान को बदला गया और गाड़ी को मूव कराकर ऐसी रेड लाइट पर लाया गया जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो कंजेस्टेड एरिया है, और यहाँ पर फिर विस्फोट हो गया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। कुमार सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, ये नया अपडेट है, लाल किले को दहलाने की कोशिश थी, लेकिन सोमवार था, लाल किला बंद था, इसलिए इस भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना गया। देखिए, बिल्कुल लाल किले के पास, गेट के पास, जो 1 नंबर गेट के पास मेट्रो स्टेशन के, वहां ब्लास्ट हुआ। दरअसल एजेंसियां भी यही अभी तक मान कर चल रही हैं कि ये एक पैनिक अटैक था और मकसद जो है कुछ और था, कहीं और जो है निशाना था, लेकिन ब्लास्ट जो है वो लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। जैसा मैंने पहले दिन से ये बात कही है कि जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है वो हैवी फुटफॉल वाला इलाका नहीं है। आमतौर पर उतनी जो है सामान्य दिनों में जो है वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है। लोग आते हैं, मेट्रो के स्टेशन के अंदर जाते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं, इतना वो नहीं है। एक जो क्राउड वाला इलाका होता है वो बड़े बाजार होते हैं, चाहे वो सरोजनी नगर हो, लाजपत नगर हो, जो हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। वहाँ पर क्या है कि क्राउड जो है वो आसपास ही उस मार्केट में चलता हुआ होता है। तो सवाल एजेंसियों के मन में भी यही है कि जो निशाना है वो क्या वाकई में गेट नंबर 1 था या फिर निशाना कुछ और था और ये पूरा पैनिक ब्लास्ट हुआ। तो फिलहाल पुलिस तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए, तमाम एंगल से इस वक्त जांच की जा रही है सोनू। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस स्पॉट को क्यों चुना गया, क्या ये पैनिक अटैक था या फिर सोची समझी साजिश के तहत इस इलाके को चुना गया था। इस बीच एक और खबर बता देते हैं, जैश टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार मुजम्मिल के फोन की जांच से एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, जांच एजेंसियां लगातार मुजम्मिल से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं, उसके पास जितने भी मोबाइल हैं या हार्ड ड्राइव हैं, उनसे लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि वो इस साल कई बार दिल्ली आया था, मुजम्मिल कई बार दिल्ली आया था। ये जांच एजेंसियों को अभी तक की जांच में पता चला है। उसके फोन से जांच एजेंसियों को दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरें भी मिली हैं। कैसे बाकायदा रेकी की गई है, ये अब धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है। एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब ये पता किया जा रहा है कि वो दिल्ली में किससे मिला और उसने क्या क्या किया, किन किन जगहों पर गया, कहां कहां जाकर रेकी की है, कौन उसके संपर्क में था, उसके मददगार कौन थे, सब कुछ इस वक्त पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा खुलासा ये है कि मुजम्मिल कई बार धमाके से पहले दिल्ली आया था, दिल्ली की कई जगहों पर गया था, उसके फोन से कई फोटोग्राफ्स भी मिले हैं। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जब मुजम्मिल दिल्ली आया था तो वो किस किस के संपर्क में था, किस किस से उसने मुलाकात की थी, वो कहां कहां पर गया था।
तो ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजम्मिल के फोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, डॉक्टर मुजम्मिल के फोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं। मुजम्मिल के अरेस्ट के बाद ग्रुप से कई लोग बाहर भी हो गए। व्हाट्सएप ग्रुप में कई संदिग्ध हो सकते हैं, ऐसा शक जांच एजेंसियों को है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में भी सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ संदिग्ध बात यह है कि जैसे ही डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार होता है वैसे ही इस व्हाट्सएप ग्रुप से कई मेंबर एग्जिट हो जाते हैं। कुमार, अब डॉक्टर मुजम्मिल दिल्ली आया तो किस किस से मिला, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल थे, यही प्राथमिकता है ताकि पता लगाया जाए कि पूरा नेक्सस आखिर कंट्रोल कैसे हो रहा था और कौन कौन इनके मददगार थे। देखिए, बिल्कुल ये कई व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं बल्कि कुछ टेलीग्राम चैनल के साथ भी, टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है जुड़े हुए थे, और उसमें कौन कौन लोग थे इसको पूरा जो है इसी की जानकारी के लिए डॉक्टर मुजम्मिल के का जो मोबाइल फ़ोन है, डॉक्टर शाहीन शाहिदा का या फिर डॉक्टर आदिल का, ये पूरे मोबाइल फ़ोन जो उनके लैपटॉप हैं या फिर जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनको जो है इस वक्त जाँच एजेंसियाँ जो है पूरा स्कैन करने में लगी हुई है ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे में जो ये जो आतंकी संगठन से जुड़े लोग होते हैं, खासतौर पर ये बात करने के बाद जो है अपनी चैट्स को डिलीट कर देते हैं, तो उन डिलीट चैट्स को भी जो है रिट्रीव किया जा रहा है ताकि इससे क्लियर हो सके कि किसी और से क्या क्या बात हुई, जो चैट है वो डिलीट क्यों की गई, उन चैट्स में क्या क्या बातचीत हुई। इन तमाम एंगल्स को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं जो पुलिस ने रिकवर की हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर दूसरे इक्विपमेंट हैं, उनको अब जो है स्कैन किया जा रहा है। उसके बाद ही जो है तस्वीर साफ हो पाएगी। मीनाक्षी जी बिल्कुल ठीक है, आप जैसा बता रहे हैं कुमार, लगातार अब डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। और एक और बड़ी खबर इस जांच से जुड़ी हुई बता देते हैं, एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। बड़ी खबर यह है कि एनआईए फरीदाबाद के हाफिज इश्तियाक से पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस इश्तियाक को श्रीनगर लेकर गई है, जहां उससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। दरअसल इश्तियाक का घर डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था और इसी किराए के घर से 2500 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। पुलिस ने इश्तियाक के घर से 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया था। इसलिए डॉक्टर इश्तियाक से भी इस वक्त जो है वो पूछताछ की जा रही है, उससे भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मौलवी के किराए के घर में विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल ने रखा था। मुजम्मिल का करीबी डॉक्टर उमर है जो लाल किले के बाहर विस्फोटक से लदी कार में मौजूद था। अब इस पूरी साजिश में कौन कौन है, कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी सेंटर इसका दिखाई दे रहा है। अब तक यूनिवर्सिटी के अंदर 3 डॉक्टर अरेस्ट किए जा चुके हैं, 6 को हिरासत में लिए जा चुका है, 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी उमर पर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर 7 साल से हॉस्पिटल में था, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डॉक्टर उमर 7 साल से हॉस्पिटल में था, डॉक्टर मुजम्मिल 5 साल से अल फलाह से जुड़ा हुआ था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ये खुलासा, जो डॉक्टर उमर है जो गाड़ी में मौजूद था, जो विस्फोटक से भरी गाड़ी में मौजूद था, वो 7 साल से हॉस्पिटल में था और डॉक्टर मुजम्मिल 5 साल से अल फलाह से जुड़ा हुआ था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर चुकी है, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो ये बता चुकी है कि हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। 2 दिनों से वहां लगातार छापेमारी की जा रही है। अब कैसे तार जुड़ रहे हैं ये लगातार सामने आ रहा है। अनामिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। अनामिका, आप तो यूनिवर्सिटी के अंदर गई, आपने तो वहां देखा कि इस यूनिवर्सिटी को क्यों संदिग्ध माना जा रहा है और कैसे इसके तार एक एक करके इस ब्लास्ट से जुड़ते जा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास है अनामिका? बिल्कुल, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो एपिसेंटर है इस वाइट कॉलर टेररिज्म का। एक जो मॉड्यूल यहाँ से चलाया जा रहा था, और हम आपको बता दें कि मैं हॉस्पिटल के अंदर गई, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे इलाज फ्री में किया जाता है। पिनाज, जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गई तो मैंने एक पर्चा बनवाया और इसमें आप देखिए कि कई टेस्ट लिखे गए, डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया और बाकायदा एक एक्सरे करवाया। लेकिन इस एक्सरे के और इस कंसल्टेशन के, इस टेस्ट के
मुझसे कोई पैसे नहीं लिए गए। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में कोई भी एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यानी कार्डियोलॉजी का कोई डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजी का कोई डॉक्टर नहीं है। केवल खांसी जुकाम के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और उनका हल्का फुल्का ब्लड टेस्ट कर दिया जाता है, इसी तरीके से एक्सरे कर दिया जाता है। हालांकि मैं गई थी ये कह के कि मुझे एसिडिटी की इशू है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने मेरा एक्सरे कर दिया, तो इससे डॉक्टर्स की जो है वो उन पे भी ये जाता है कि किस तरीके का इलाज यहाँ पे हो रहा है। बता दें कि जो इस हॉस्पिटल का मालिक है वो भी अब एनआईए की जांच के घेरे में है। जावेद अहमद सिद्दीकी का ये हॉस्पिटल है और ये बताया जा रहा है कि जब हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी तो 12 कश्मीरी डॉक्टर्स की टीम के साथ हुई थी और अभी फिलहाल इस हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स और स्टाफ और डॉक्टर को मिला के 250 लोग हैं जो कश्मीर से आते हैं और अब इन सभी लोगों से एनआईए की टीम जांच कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। एक डॉक्टर निसार हैं जिनकी बेटी को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ अक्सर ये डॉक्टर की जो बेटी है वो देखी जाती थी। बाकायदा जो शाहीन गिरफ्तार हुई है, शाहीन के साथ रहती थी और ये भी एक कश्मीरी स्टूडेंट है। ये बताया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल है इसके प्रिंसिपल को भी 1 साल पहले बदला गया है। इस हॉस्पिटल का पहले जो इसके प्रिंसिपल थे वो रिटायर्ड आर्मी के एक ऑफिसर थे, लेकिन इसके बाद इस हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है उनको बदल दिया गया और अब इस हॉस्पिटल की जो प्रिंसिपल है वो भूपेंद्र कौर आनंद है और फिलहाल उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि उनको इस वाइट कॉलर मॉड्यूल के बारे में क्या पता है, कैसे उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा एक डॉक्टर्स का मॉड्यूल चलता रहा, डॉक्टर्स ने अपना ग्रुप बना लिया और उनको इसकी भनक कैसे नहीं लगी। तो हॉस्पिटल के मालिक से लेके हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स अब जांच की घेरे में हैं और फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा दें हॉस्पिटल के बाहर की कि अभी भी हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज़ हैं उन्हें तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एनआईए की टीम है जिन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को एक बिल्डिंग में रखा है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और आधे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अक्सर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल पैसे की मदद किया करते थे। हम आपको ये बता दें कि जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी भी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर्स की हालत भी यहाँ पे काफ़ी खस्ता है। डॉक्टर्स को 30 से 40 हज़ार रुपये जो नॉर्मल रेजिडेंट डॉक्टर है उन्हें 30 से 40 हज़ार रुपये की ही तनख्वाह यहाँ पे दी जाती है। इसमें हम आपको एक और जानकारी दे दें कि जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं वो 5 साल से जो है वो इमरजेंसी में पेशेंट्स को देखते थे और जो डॉक्टर उमर है वो कभी कभी जो मेडिकल कॉलेज में जाके बच्चों के साथ क्लास भी लेते थे, लेकिन एक बहुत अलग मानसिकता उनकी दिखाई देती थी। धर्म की बातें वो क्लास में किया करते थे, किस तरीके से लड़कियों को उठना है, किस तरीके से लड़कों से बात नहीं करनी है, इस तरीके की बातें करते थे और कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें फेवर किया करते थे और वो स्टूडेंट्स अब एनआईए की जांच के घेरे में हैं।